लिसनर्स वेलकम टू एजुकेशनल चैनल। इस एजुकेशनल चैनल पर आज हम लोग 2019 का जो दिसंबर का एजुकेशन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्शन इन कंडक्टिंग एंड इंटरवेंशन बेस्ड एक्शन रिसर्च इन एजुकेशन। इसका मतलब एक्शन रिसर्च करने के समय पर कौन सी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करेंगे। पहला ऑप्शन है act, observe, plan and reflect. Second option है observe, plan, reflect and act. Third option है plan, act, observe and reflect. And fourth option है reflect, observe, plan and act. तो सही आंसर कौन सा होगा लर्नर्स? जो थर्ड ऑप्शन है वो होगा, जैसे कि प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। देखिए यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम में पहला जो स्टेप होगा वो होगा प्लान। इसको हम लोग इन डिटेल्स में चलिए समझते हैं। पहला प्लान क्यों होगा, देखिए पहले तो रिसर्चर को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा। अब समस्या को समाधान करने के लिए हमें परिकल्पना करना होगा, मतलब प्लान करना होगा। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या होगा? फर्स्ट प्रोसेस होगा प्लान, क्योंकि रिसर्चर को पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा किसको? प्रॉब्लम को। उस प्रॉब्लम के बेसिस पर रिसर्चर प्लान करेगा, मतलब परिकल्पना करेगा। ठीक है, अब प्लान करने के बाद जो भी रिसर्चर ने परिकल्पना की है उन सारी चीजों को कार्य में रूपांतर करना होगा। कार्य नहीं करेंगे तो समाधान कैसे होगा? इसीलिए प्लानिंग के अकॉर्डिंग सारी काम को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना होगा, मतलब यहाँ पर कुछ कार्य करना होगा। तो सेकेंड स्टेज कौन है? सेकेंड स्टेज होगा एक्ट, मतलब जो भी प्लान किया है उस प्लान के अकॉर्डिंग सारी की सारी चीज को सेकेंड स्टेज में इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या करना होगा? अब इम्प्लीमेंट करना होगा। तो जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो कुछ कार्य होगा, इसीलिए सेकेंड जो प्रोसेस है वो क्या होगा? एक्शन, मतलब एक्ट। ठीक है, अब थर्ड प्रोसेस क्या होगा? ऑब्जर्व, मतलब जो भी कार्य रिसर्चर ने किया है उसको यहाँ पर एनालिसिस किया जाएगा। तो इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या होगा? इम्प्लीमेंट करने के बाद यहाँ पर एनालाइज किया जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्वेशन के थ्रू एनालिसिस करना होगा। एनालिसिस करके ये देखेंगे सारी चीज प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। उसके साथ साथ ये देखना होगा जो कार्य किया है उसका इफेक्ट क्या है, उसका प्रभाव क्या है। तो ऑब्जर्वेशन की तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करते हुए ये देखेंगे कि सारी की सारी चीजें प्लानिंग के अकॉर्डिंग हुआ है या नहीं। नेक्स्ट देखेंगे कि जो भी कार्य किया है, जो भी इंप्लीमेंट किया है उसका इफेक्ट क्या है, उसको देखेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ठीक है, एट लास्ट, मतलब लास्ट स्टेज पर क्या करेंगे? इवेल्युएशन के थ्रू हम लोग रिसर्च की रिफ्लेक्ट को देखेंगे। तो रिफ्लेक्ट को कैसे देखेंगे? हम लोग इवेल्युएशन करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर इवेल्युएशन के थ्रू रिसर्च की रिफ्लेक्ट को देखना होगा, मतलब यहाँ पर आउटकम को इवेल्युएट के थ्रू ये देखा जाएगा जो भी ऑब्जेक्टिव सेट किया था वो फुलफिल हुआ है या नहीं। तो लर्नर्स, तो फर्स्ट स्टेप्स क्या होगा? प्लान होगा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्ट होगा। थर्ड ऑब्जर्व होगा। एट लास्ट रिफ्लेक्ट होगा। ठीक है, पूरी की पूरी प्रोसीड्यूर यहाँ पर मैं समझा दिया है आप लोगों को। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए which of the following action words when emphasized in teacher education will form part of reflective teaching style। इसका मतलब रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल में इन सारी ऑप्शन में से कौन सी चीज पर ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है? ऑप्शन ए है प्लान, एक्ट, इम्प्रूव। ऑप्शन बी है डिजाइन, डिलीवर एंड इवेल्युएट। ऑप्शन सी है एंगेज, एक्सप्लोर एंड इवेल्युएट। एंड ऑप्शन डी है एक्सप्लेन, एनकरेज एंड इन्फ्लुएंस। ये जो 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन है जहां पर रिफ्लेक्टिव टीचिंग स्टाइल पर एम्फसाइज किया जाएगा? तो देखिए इस आंसर को देखने से पहले हमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग का मतलब समझना होगा। रिफ्लेक्टिव टीचिंग क्या है लर्नर्स? रिफ्लेक्टिव टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें टीचर खुद की शिक्षण प्रशिक्षण के बारे में सोचता है, मतलब वो जो टीचिंग मेथोडोलॉजी से पढ़ा रहा है
क्या वो साइंटिफिक है, क्या उस मेथोडोलॉजी से सबको समझ में आ रहा है या नहीं, अगर मॉडिफाई करना है तो कैसे होना चाहिए, किस चीज के माध्यम से पढ़ाने से स्टूडेंट की अटेंशन ग्रो होगा, इन सारी चीजों के बारे में सोचना होगा। अर्थात टीचिंग प्रैक्टिसेस के बारे में ओवर थिंकिंग करना होगा। इससे आउटकम क्या होगा, आउटकम इफेक्टिव होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले टीचर पूरी प्रोसेस में एंगेज होगा। तो पहले क्या होगा, टीचर पूरी प्रोसेस में एंगेज होगा, मतलब एक्टिव रहेगा। उसके बाद पूरी टीचिंग प्रैक्टिसेस को एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेन करेगा, मतलब यहाँ पर प्रोसेस को एनालाइज करके देखेगा वो टीचिंग प्रोसेस साइंटिफिक है या नहीं, जरूरत होने पर कहाँ पे मॉडिफाई करना होगा, इन सारी चीजों को देखेगा एक्सप्लोर एंड एक्सप्लेनेशन की थ्रू, ठीक है। उसके बाद एट लास्ट क्या करेगा, इवेल्युएट करेगा। इवेल्युएट करते हुए आउटकम का मूल्यांकन करना होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हर एक टीचर खुद की कार्य से एनकरेज होगा और उनका जो बिहेवियर है वो भी इन्फ्लुएंस होगा। तो लर्नर्स यहीं पर ऑप्शन कौन सा होगा, सी एंड डी, इसलिए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट एम गैग्ने विच लर्निंग टाइप प्रीसीड्स कंसेप्ट लर्निंग। इसका मतलब क्या है, ये जो कंसेप्ट लर्निंग है, कंसेप्ट लर्निंग किस चीजों से गठित हुई है, इसको हमें जानने के पहले हमें ये जो डायग्राम है इसको हमें याद रखना होगा। तो देखिए ये हायरार्की मेथड है। फर्स्ट होगा साइन लर्निंग, नेक्स्ट होगा स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, नेक्स्ट होगा साइकोमोटर कनेक्टिंग लर्निंग, नेक्स्ट होगा वर्बल एसोसिएटेड लर्निंग, नेक्स्ट होगा मल्टीपल डिस्क्रिमिनेट लर्निंग, नेक्स्ट होगा कंसेप्ट लर्निंग। देखिए ये जो कंसेप्ट लर्निंग है, तो कंसेप्ट लर्निंग के पहले कौन सी स्टेज आती है, साइन, स्टिमुलस, साइकोमोटर, वर्बल एंड मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग। तो इन सारी लर्निंग की माध्यम से ही कंसेप्ट लर्निंग गठित होती है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट लर्निंग है तो वो कौन सी चीजों से गठित होगा, देखिए बी, डी एंड ई की जो ऑप्शन है, इन सारी लर्निंग की माध्यम से ये कंसेप्ट लर्निंग गठित होगा। तो यहाँ पर कंसेप्ट लर्निंग की जगह और भी कुछ दे सकती है, मल्टीपल डिस्क्रिमिनेटिंग लर्निंग दे सकती है, तब आंसर क्या होगा, तब आंसर होगा साइन लर्निंग, स्टिमुलस, साइकोमोटर, वर्बल। मतलब जो भी दिया जाएगा उसकी आगे जो भी लर्निंग होगा उसको हमें देखना होगा, ठीक है। यहाँ पर कंसेप्ट लर्निंग दिया गया है, इसीलिए कंसेप्ट लर्निंग के आगे जितना लर्निंग होगा वो यहाँ पर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैचिंग दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, देखिए स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, एम के गांधी एंड जे कृष्णमूर्ति, ये सेट 1 है। सेट 2 पर इनकी लिखी हुई जो किताब है उसको दिया गया है गीतांजलि, सेकेंड है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम, थर्ड है मॉडर्न इंडिया एंड फोर्थ है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद ने मॉडर्न ऑफ इंडिया पुस्तक को लिखा था, रविंद्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि को, एम के गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को एंड जे कृष्णमूर्ति ने द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम को। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, अ टीचर एजुकेटर ऑफर्स इमीडिएट कमेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ क्लासरूम बिहेवियर आर बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट टीचर। इसका मतलब टीचर ने स्टूडेंट टीचर को क्या कहा कि नो यू शुड डू इट रादर दिस वे, सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, नहीं आप ये नहीं कीजिए, उसके बाद आप मतलब समझिए ए जो एक कार्य है, बी एक कार्य है, ठीक है। ए कार्य को नहीं करने को कहा है उन्होंने कहा है कि ए कार्य से बी कार्य ज्यादा इफेक्टिव होगा, इसलिए आप बी कार्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर करेक्टिव फीडबैक होगा, इसीलिए यहाँ पर जो भी स्टेटमेंट प्रोवाइड किया है उन्होंने वो कौन सी फीडबैक है, करेक्टिव फीडबैक। तो यहाँ पर फीडबैक की बहुत सारी टाइप्स दिया गया है। देखिए पहला है नेगेटिव, पॉजिटिव,
फॉर्मेटिव, इवेल्युएटिव एंड करेक्टिव। मगर ये जो स्टेटमेंट है नो यू शुड डू इट रैदर दिस वे, मतलब आप ये कार्य को ना करके बी कार्य को करेंगे तो अच्छा होगा। तो ये कौन सी स्टेटमेंट है? ये स्टेटमेंट है करेक्टिव फीडबैक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए सेट 1 पर क्या है, सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक। और सेट 2 में इन सारी जो चीजें हैं, इन सारी चीजों का एक्सप्लेन किया है। देखिए पहले तो हम लोग समझेंगे सोशलिज्म का मतलब क्या है। सोशलिज्म का मतलब है सोसाइटी के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हर एक मानव को समान अधिकार मिलना होगा। तो सोशलिज्म का जो ऑप्शन ए है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3, मतलब पॉलिटिकल आइडिया दैट पीपल आर इक्वल, क्योंकि सोसाइटी में इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, इसीलिए सेट 1 में जो ए है सोशलिज्म, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन 3। ठीक है, अब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है? कोई पर्टिकुलर रिलीजियस पर यहाँ पर फोकस नहीं किया जाएगा, सभी रिलीजियस यहाँ पर समान होगा। तो यहाँ पर सेकुलरिज्म का सही ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन कौन होगा? ये जो ऑप्शन 1 है ये होगा सही ऑप्शन। मतलब द स्टेट हैज नो रिलीजियन, इट इज नाइदर प्रो नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजियन। यहाँ पर ये याद रखना होगा, सेकुलरिज्म जब भी दिया जाएगा वहां पे रिलीजियस को उल्लेखित किया जाएगा और सभी रिलीजियस समान होगा। तो जब भी सेकुलरिज्म आएगा क्वेश्चन में, तब अब ये याद रखना सेकुलरिज्म किससे रिलेट करेगा? रिलीजियस से रिलेट करेगा, और वो रिलीजियस सबके लिए समान होगा, कोई भी स्पेसिफिक रिलीजियस नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट है देखिए डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? ऐसा सिस्टम जहां पे साधारण मानव को हक दिया जाएगा वो गवर्नमेंट पीपल को खुद की इच्छा अनुसार इलेक्ट कर सके। ठीक है, ये है डेमोक्रेसी का मतलब। और रिपब्लिक का मतलब क्या है? रिपब्लिक का मतलब भी सेम है, मगर रिपब्लिक कोई सिस्टम नहीं है। ध्यान से सुनिए, यहाँ पर रिपब्लिक कोई सिस्टम नहीं है, यहाँ पर नेशन में हमारा अधिकार होता है गवर्नमेंट को इलेक्ट करना, और यही चीज जब सिस्टम हो जाएगा तब क्या हो जाएगा? डेमोक्रेसी। तो यहाँ पर इस दोनों में अंतर क्या है? रिपब्लिक में ये कोई सिस्टम नहीं होगा, यहाँ पे हमारा हक होगा नेशन में कि हम लोग गवर्नमेंट को इलेक्ट कर सकेंगे खुद की इच्छा अनुसार। मगर यही चीज जब सिस्टम में बदल जाएगी, कोई तंत्र में बदल जाएगी, तब क्या वो हो जाएगा? वो हो जाएगा डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ पर डेमोक्रेसी, तो डेमोक्रेसी का ऑप्शन कौन होगा? ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, क्योंकि यहाँ पर देखिए सिस्टम है, अ सिस्टम विच गवर्नमेंट इज इलेक्टेड एंड मैनेज बाय द पीपल ऑफ द कंट्री। तो जब भी डेमोक्रेसी पर सिस्टम आएगा, और रिपब्लिक में क्या आएगा? देखिए नेशन, मतलब नेशन में हम लोग रहते हैं ना, तो नेशन में हमारा हक होगा गवर्नमेंट पीपल को इलेक्ट करना इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 7 क्वेश्चन का सही आंसर देखिए ए होगा, सॉरी 1 होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू स्टर्नबर्ग, which one of the following most important goal in the learning intelligence behavior? इसका मतलब क्या है? स्टर्नबर्ग इंटेलिजेंस थ्योरी में कौन सी गोल को इंपॉर्टेंस दिया है? इसको समझने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी। देखिए स्टर्नबर्ग का जो सेकंड स्टेज है वो क्या था लर्नर्स? स्टर्नबर्ग का इंटेलिजेंस को याद कीजिए। इंटेलिजेंस में जो सेकंड स्टेज था वो था एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस, है ना? तो अब एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? इंटेलिजेंस को डेवलप करेंगे पहले, उसके बाद न्यू आइडिया को इंप्लीमेंट करते हुए किसी न्यू प्रॉब्लम की सॉल्यूशन करेंगे। तो एक्सपेरिमेंटल जो इंटेलिजेंस था उसका मतलब क्या था? पहले हम लोग किसी न्यू आइडिया को, मतलब पहले तो हम लोग इंटेलिजेंस को हमारा डेवलप करेंगे, ठीक है? डेवलप करने के बाद किसी न्यू आइडिया को हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, किसके लिए? किसी न्यू प्रॉब्लम की सॉल्यूशन के लिए। मतलब यहाँ पर नोवेल्टी को, मतलब नई चीज को डिस्कवर किया जा रहा है, और यहाँ पर नोवेल्टी कहाँ पर है? ऑप्शन 3 पर। Confronting novel tasks or situation, learning to deal with them। मतलब यहाँ पर स्टर्नबर्ग ने क्या कहा था एक्सपेरिमेंटल लर्निंग में कि
हम लोग जब भी कोई न्यू प्रॉब्लम आएगी तब पहले खुद की इंटेलिजेंस को डेवलप किया जाएगा, फिर न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट करते हुए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जब कोई न्यू प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब नोवेल्टी आएगी, मतलब कुछ नई चीज को हम लोग डिस्कवर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अ weighing machine mostly over measures the weight of individuals. It will be said to be indicative of random error, standard error, systematic error and problem error. तो पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझिए। weighing machine के थ्रू सभी का वजन मापा जा रहा है, मगर उस मशीन में सभी का वजन ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो ये किस तरह की प्रॉब्लम हुई? ये हुई सिस्टमेटिक एरर, क्योंकि सिस्टम में ही प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सभी का वजन सही नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, देखिए इन विच द फॉलोइंग मेन पर्पस ऑफ रिसर्च इज टू फॉर्मुलेट जनरलाइजेशन लीडिंग टू थ्योरी बिल्डिंग। इसका मतलब क्या है? थ्योरी बिल्डिंग का मेन पर्पस क्या है? ऑप्शन ए फेनोमेनोलॉजी विद सब्जेक्टिव फ्रेम ऑफ रियलिटी, ऑप्शन 2 है प्रैक्टिस ऑब्जर्वेशन विद फोकस ऑन पर्सपेक्टिव, ऑप्शन 3 है सिंबॉलिक इंटरैक्शन विद एम्फसाइज ऑन सोशल इंटरैक्शन एंड ऑप्शन 4 है एक्सपेरिमेंटेशन विद कंट्रोल्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो पहले तो हमें जानना होगा थ्योरी बिल्डिंग कैसे गठित होती है। देखिए जब कोई थ्योरी को गठित करना होगा तब ऑब्जर्वेशन के साथ लॉजिकल एंड एविडेंस के थ्रू एक्सपेरिमेंट करना होगा, जहां पे सारी वेरिएबल्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट किया जाएगा। तो हम लोग थ्योरी को कैसे बिल्ड करेंगे लर्नर्स? जब भी कोई थ्योरी को गठित करना होगा तब हम लोग ऑब्जर्वेशन के थ्रू लॉजिकल एंड एविडेंस से एक्सपेरिमेंट करेंगे, और उस एक्सपेरिमेंट से जितना भी वेरिएबल होगा उन सारी वेरिएबल्स को कंट्रोल एंड मैनिपुलेट करेंगे। तो यहाँ पर कंट्रोल एंड मैनिपुलेट कहाँ पर है? 4th पॉइंट पर है, इसीलिए सही ऑप्शन होगा 4th पॉइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए द एक्रोनॉमिक डैमिक ऑफ सिक्स सिग्मा मेथड स्टैंड फॉर। यहाँ पर ये जो डैमिक मेथड है, ये डैमिक मेथड रिलेटेड है सिक्स सिग्मा से। ठीक है, तो ये डैमिक मेथड का फुल फॉर्म क्या है इस एक्रोनॉमी का? डी फॉर होती है डिफाइन, एम फॉर होती है मेजर, ए फॉर होती है एनालिसिस, आई फॉर होती है इम्प्रूव एंड सी फॉर होती है कंट्रोल। ठीक है लर्नर्स, आप लोगों को मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो डैमिक मेथड्स है सिक्स सिग्मा है, ये सारी की सारी चीज मैं अनअकैडमी में ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए आप प्लीज जाके अनअकैडमी पर देख लीजिए। यहाँ पर जो लिंक है अनअकैडमी का उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा देखिए और कुछ चीज मैं बोलना चाहूंगी, एक सेकेंड रुक जाइए। ये जो सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड रिपब्लिक है, ये भी मैंने अनअकैडमी पर ऑलरेडी पढ़ाया है, तो आप लोग अनअकैडमी पर जाके देख सकते हो। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा आई थिंक और एक चीज भी मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया है, देखती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए। ठीक है, नहीं अभी यहाँ पर नहीं है, चलिए नेक्स्ट पर जाएंगे तब बोल देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सबऑर्डिनेट लॉ इन थॉर्नडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग इज इक्विवेलेंट टू वर्स्टन और पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? इसका मतलब क्या है? थॉर्नडाइक थ्योरी और पावलोव थ्योरी में कौन सी ऐसी लॉ है जो सेम है? मतलब ये जो थॉर्नडाइक थ्योरी है, थॉर्नडाइक थ्योरी में जितना भी लॉ है और पावलोव थ्योरी में जितना भी लॉ है, उन सारी लॉ में से कौन सी ऐसी लॉ है जो दोनों थ्योरी में सेम है? वो कौन होगा? वो होगा फोर्थ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये ट्रायंगुलेशन मेथड, ये मैंने अनअकैडमी पर पढ़ाया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। देखिए The combination of different approaches to validate information strategies and result in a research study in technically known as, इसका मतलब क्या है?
कौन सी ऐसी अप्रोच है रिसर्च में जहां बहुत सारी स्ट्रैटेजी को यूज किया जाता है? मेटा एनालिसिस, ट्रेंड एनालिसिस, ट्रायंगुलेशन एंड क्रॉस वैलिडेशन। तो देखिए, इससे पहले हमें ट्रायंगुलेशन का मतलब जानना होगा, ठीक है। इसका सही आंसर ट्रायंगुलेशन होगा। क्यों होगा, चलिए देखते हैं। ट्रायंगुलेशन का मतलब क्या है, समझिए। बहुत सारी स्ट्रैटेजी मतलब एक थ्योरी को बिल्ड करने के लिए एक से ज्यादा जब हम लोग मेथड फॉलो करते हैं तो वो कौन से मेथड्स में होती है, कौन से रिसर्च की अप्रोच में होती है? ट्रायंगुलेशन में। सिर्फ मेथड्स नहीं, उसके अलावा जब हम लोग डाटा कलेक्ट करेंगे तो बहुत सारी सोर्सेज के थ्रू भी हम लोग डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। जब बहुत सारी सोर्सेज के थ्रू डाटा कलेक्ट करेंगे तो भी वो ट्रायंगुलेशन अप्रोच में ही होगा। डाटा कलेक्शन के अलावा भी इन्वेस्टिगेशन जब बहुत सारी करेंगे हम लोग तो भी वो कहां पर होगा? ट्रायंगुलेशन अप्रोच में होगा, ठीक है। तो ट्रायंगुलेशन अप्रोच क्या है, मिक्स मेथड क्या है, ये सारी की सारी चीज मैं अनअकैडमी पर ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, तो प्लीज आप लोग देख लीजिएगा। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसके अलावा जो टेलीग्राम के ग्रुप है वहां पर भी मैं दे दूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखेंगे आज। इन डेवलपिंग लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम द फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स इन बिहेवियरल टर्म पोजेस चैलेंज फॉर विच ऑफ लर्निंग टाइप्स गिवन बिलो। इसका मतलब क्या है? बिहेवियरलिज्म के अनुसार लर्निंग आउटकम बेस्ड करिकुलम का ऑब्जेक्टिव क्या है? देखिए, जब स्टूडेंट क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से सीखेगा तब आउटकम अच्छा होगा। तो वही चीज बिहेवियरलिज्म ने बताया है कि लर्निंग आउटकम के लिए करिकुलम में जो लर्निंग आउटकम होगा वो इफेक्टिव होने के लिए क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग की मदद से स्टूडेंट को पढ़ना होगा, ठीक है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। क्लियर? तो लर्नर्स, यहीं पर खत्म होती है आज का लेसन अच्छे लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब बटन के पास में एक बेल आइकन है, उसको प्रेस करते हुए आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।